कभी कभी लगता है ना कि दुनिया में हर तरफ एक साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों चल रही है। असल में ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हम एक ग्लोबल फ्रैक्चर यानी एक वैश्विक दरार देख रहे हैं, और ये दरार हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और आपस में जुड़ी हुई है। वॉशिंगटन में सत्ता के गलियारों से जहां बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, साइबेरिया के विशाल तेल क्षेत्रों तक जो देशों की अर्थव्यवस्था की जान है, और अब तो नॉर्वे के बर्फीले बॉर्डर तक हर जगह तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तीन अलग अलग दिखने वाले संकट है ना, पर असल में ये एक ही कहानी के तीन हिस्से हैं। चलिए समझते हैं कि ये धागे आपस में कैसे जुड़े हैं और हमारी दुनिया को किस तरह बदल रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से, एक ऐसा इलाका जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। लेकिन आज यहाँ जो हो रहा है वो कुछ अलग है। एक पुरानी दोस्ती अब एक बहुत खतरनाक दुश्मनी में बदल चुकी है। जी हाँ, यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन एक जमाना था जब ईरान और इजराइल पक्के दोस्त हुआ करते थे। 1979 के क्रांति से पहले तक वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, लेकिन आज वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस पूरे टकराव के दिल में है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? समझिए, ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बस बिजली बनाने के लिए एकदम शांतिपूर्ण, लेकिन मसला ये है कि जिस टेक्नोलॉजी से बिजली बनती है उसी से परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी बन सकती हैं। अब अगर इजराइल के नज़रिए से देखें तो ये लड़ाई ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए है ही नहीं, ये उनके लिए अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। उनका मानना है कि जब तक ईरान में मौजूदा हुकूमत है तब तक वो कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। और यही सोच उनके कड़े रुख को एकदम साफ कर देती है। उनके लिए ईरानी हुकूमत के साथ किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो एक तरफ मध्य पूर्व में विचारधारा की आग लगी हुई है, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में एक और बड़ी ताकत आर्थिक मुश्किलों की ठंडक झेल रही है। चलिए अब तेहरान से सीधा मॉस्को चलते हैं। हम सब रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में सुनते तो हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम कर रहे हैं? मतलब रूस की अर्थव्यवस्था को असल में कितना नुकसान हुआ है? जवाब इन आंकड़ों में है, और ये आंकड़े चीख चीख कर कहानी बयां कर रहे हैं। सिर्फ एक साल के अंदर रूस का तेल और गैस से आने वाला टैक्स रेवेन्यू 14.5 बिलियन डॉलर से गिरकर महज 5.1 बिलियन डॉलर रह गया। मतलब पूरे 65% की गिरावट। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी की आमदनी अचानक 2/3 कम हो जाए तो क्या हाल होगा। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। तो अब जब सुनने को मिले कि रूस भारत और चीन को सस्ते में तेल बेच रहा है, तो ये कोई दरियादिली नहीं है, ये मजबूरी है, ये हताशा है। आर्थिक प्रतिबंधों ने मॉस्को को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। रूस की आर्थिक मुश्किलें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसकी नज़रें उत्तर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ खतरा पैसों का नहीं, ज़मीन का है। और यही बात हमें ले जाती है आर्कटिक के एक नए और बेहद खतरनाक मोर्चे पर। हाल ही में नॉर्वे के टॉप डिफेंस ऑफिसर ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने सबको चौंका दिया है कि उनका देश पुतिन का अगला निशाना हो सकता है। पर सवाल उठता है, क्यों? आखिर नॉर्वे ही क्यों? इसका जवाब स्ट्रेटेजिक डेप्थ नाम के एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसका सीधा साधा मतलब है अपनी सबसे कीमती चीजों और दुश्मन के बीच एक सेफ जोन, एक बफर जोन बनाना। इसे ऐसे समझिए, रूस के ज्यादातर परमाणु हथियार कोला प्रायद्वीप पर हैं, जो नॉर्वे बॉर्डर के एकदम बगल में हैं। अब क्रेमलिन के लिए नॉर्वे में नेटो की मौजूदगी एक सीधा सीधा खतरा है। तो अपने हथियारों को बचाने के लिए हो सकता है कि वो एक बफर जोन बनाने के लिए नॉर्वे के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की सोचने लगे। तो अब देखिए, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है ना, कि ये सब कैसे आपस में जुड़ा है। मध्य पूर्व का वैचारिक टकराव, रूस की आर्थिक मजबूरी और आर्कटिक का ये सामरिक खतरा, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। हमने 3 अलग अलग जगहों पर 3 तरह के संकट देखे। मध्य पूर्व में विचारधारा की लड़ाई, रूस में अर्थव्यवस्था का गहराता संकट, और आर्कटिक में एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव। ये सब मिलकर उसी एक ग्लोबल फ्रैक्चर यानी वैश्विक दरार को और भी चौड़ा कर रहे हैं। तो ईरान की मिसाइलों से लेकर मॉस्को की खाली होती तिजोरियों और आर्कटिक में तैनात परमाणु हथियारों तक, ये सब मिलकर दुनिया को एक ऐसे स्टेज में बदल रहे हैं जहां एक कोने में लगी छोटी सी चिंगारी भी दूसरे कोने में एक बड़ी आग भड़का सकती है।
इतिहास बहुत तेजी से बदल रहा है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ किनारे खड़े होकर देखते रहना काफी है, या फिर अब चुप रहना कोई विकल्प बचा ही नहीं है।